आसमान अब पूरी तरह से काले बादलों से ढंक चुका था। बिजली की कड़क इतनी जोरदार थी कि हर बार जंगल कांप उठता था, जैसे कोई अदृश्य दानव उसकी नसों में दौड़ रहा हो। हवा अब पहले से भी तेज हो गई थी और बारिश की बूंदें गिरने लगी थीं, जैसे बादलों ने अपना गुस्सा उड़ेल दिया। पत्ते, लताएं और शाखाएं हर दिशा में झूल रही थीं, जैसे किसी रहस्यमयी ताकत ने जंगल को अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। आर्यन अभी भी टिको की पीठ पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर उत्साह की जगह अब चिंता का बादल छा गया था। वह हर आवाज को सुन रहा था, पत्तों की सरसराहट, हवा की सनसनाहट और दूर से आती अजीब सी दहाड़ें। डॉ शरद मशीन के पास थे। उनकी उम्र और थकान अब साफ झलक रही थी। उनके गाल पर बारिश की बूंदें और पसीने की लकीरें एक साथ बह रही थीं। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो हार मानने वाले नहीं थे। बार बार पावर कन्वर्टर की वायरिंग जांच कर रहे थे। हर बार मशीन एक झटके के साथ बंद हो जाती थी। उनके चेहरे पर तनाव की लकीरें खींच गई थीं। तभी जमीन एक बार फिर थरथराई, इस बार इतनी जोर से कि मशीन भी हिल गई। डॉ शरद ने तुरंत एक तार को पकड़ लिया, वरना मशीन गिर पड़ती। उन्होंने पलटकर देखा और उसी वक्त आर्यन और टिको भी चौकन्ने हो गए। दूर पेड़ों के पार एक विशाल शरीर धीरे धीरे उभरा, हर कदम के साथ जमीन जैसे दहाड़ रही थी। वो था डायनासोर, इतिहास का सबसे खूंखार शिकारी। उसकी चमड़ी गहरे भूरे रंग की थी। हर कदम पर उसकी त्वचा के सिकुड़ने और फैलने की आवाज आ रही थी। उसका सिर बड़ा, आंखें लाल और चमकदार थीं जैसे जलती हुई कोयले। उसके दांतों पर सूखी खून की परतें चिपकी थीं और हर बार जब वो सांस छोड़ता था, उसके नथुने से भाप निकलती थी। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डायनासोर ने अपनी गर्दन घुमाई। उसकी आंखें अब सीधे टिको और आर्यन पर थीं। उसकी नजर में वही था। शिकार टिको ने फौरन एक अजीब सी आवाज में गुर्राहट निकाली और अपनी गर्दन घुमाकर आर्यन को पीछे की ओर झटका दिया, जैसे कह रहा हो, अब मैं संभालता हूं। नहीं, साथ में भागते हैं। और तब शुरू हुई जंगल की दौड़। टिको बिजली की तरफ भागा। पेड़ एक एक करके उनके पीछे गिर रहे थे, शाखाएं टूट रही थीं, पत्ते उड़कर बारिश के साथ मिलकर चेहरे पर चुभ रहे थे। हर कदम पर आर्यन को टिको की सांस की गर्मी महसूस हो रही थी। आर्यन ने अपने बैग से एक टॉर्च निकाली। उसने डायनासोर की आंखों पर रोशनी डाली, मगर वो उतना ही भयंकर और तेज था। उसने जोर से दहाड़ लगाई। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि जंगल के परिंदे उड़ गए। रास्ते में एक दलदल आया। टिको ने अपनी पूरी ताकत लगाकर छलांग मारी। पीछे से डायनासोर भी कूदा, लेकिन उसका एक पैर फिसल गया और वो दलदल में धंसने लगा। उसकी दहाड़ अब और भी भयंकर थी, जैसे कोई गुस्से से आग उगल रहा। टिको और आर्यन ने राहत की सांस भी नहीं ली थी कि तभी झाड़ियों से 3 रैप्टर निकले। छोटे मगर बेहद तेज शिकारी डायनासोर। उनकी चाल में एक अजीब नृत्य जैसा लचीलापन था। उनकी आंखों में खून की प्यास थी, जैसे शिकारी अपने शिकार को खेल खेल में मारने वाले। अब आर्यन और टिको के पीछे 2 खूंखार दुश्मन थे, डायनासोर जो दलदल से निकल चुका था और 3 रैप्टर। टिको ने एक छोटी पहाड़ी की ओर दौड़ लगाई। बारिश अब पहले से भी तेज हो गई थी। बिजली की एक मोटी लहर जमीन से टकराई और पास का एक पेड़ जल उठा। उसकी रोशनी में एक पल के लिए सब कुछ दिख गया। भागता हुआ टिको, डर से कांपता हुआ आर्यन का चेहरा और पीछे से आते शिकारी। उसी वक्त ऊपर से एक भारी चट्टान गिरी और रैप्टरों का रास्ता रोक दिया। लेकिन डायनासोर की दहाड़ अब भी गूंज रही थी। टिको ने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर छलांग मारी और दोनों एक गुफा में पहुंच गए। भीतर घुप अंधेरा था। बाहर गरजते बादल, बिजली की चमक और डायनासोर की दहाड़ें अब धीमी हो रही थी। आर्यन ने जब गुफा के कोने में हाथ रखा तो उसे वहां कुछ अंडे महसूस हुए। उनमें से हल्की हल्की हरकत भी हो रही थी। ये डायनासोर के अंडे थे, लेकिन इस बार ये शांत स्वभाव वाली प्रजाति के थे। टिको ने उन अंडों को हल्के से सूंघा, जैसे कि वो उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा हो।
आर्यन ने अपने जूते उतार दिए और अब भी उनमें गीली मिट्टी लगी हुई थी। वो मुस्कुराया, भीगा हुआ, थका हुआ, मगर जिंदा और हैरान। फिर टिको ने अपनी पूंछ से हल्के से आर्यन को धक्का दिया, जैसे कह रहा हो, डर मत, मैं हूं ना। गुफा के बाहर बारिश अब भी गिर रही थी, लेकिन अब वो डरावनी नहीं लग रही थी। अब वो राहत की बारिश थी। टिको और आर्यन ने एक दूसरे की ओर देखा और दो दोस्तों ने एक दूसरे को मुस्कान दी, जैसे कह रहे हो, हम अब अकेले नहीं हैं।